नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जिसका शीर्षक है जालिम बहू। मनोहर जी अपने कमरे में बैठे दीवार पर लगी उनकी पत्नी की तस्वीर को देखे जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आज मनोहर जी को अपने पत्नी की बहुत याद आ रही थी। उसके जाने के बाद अब मनोहर जी को अपनी जिंदगी वीरान लगने लगी थी। आज सुबह से ही उनकी तबीयत भी बहुत खराब थी। शायद रात के बासी खाने के कारण उनकी यह हालत हो गई थी। अब जब उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी बहू को कहा कि बहू, बेटे हरीश को बुला दो क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। बहू इतना सुनते ही ज़ोर से चिल्ला पड़ी, कहने लगी, पिताजी आपका तो रोज़ का काम है, आप अपने बेटे को कमाने क्यों नहीं देते? आखिरकार वह आपके और हमारे भले के लिए ही तो ऑफिस गए हैं। और हाँ, आपसे कितनी बार कहा है, आपको जितना पचे उतना ही खाया करें। बहू की कठोर बातें सुनकर मनोहर जी अब अपने कमरे में वापस चले गए और कमरे में जाने के बाद उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब हुआ करता था तो उनकी पत्नी उन्हें नींबू और काले नमक का शरबत बनाकर पिलाया करती थी, जिससे उनका पेट सही हो जाया करता था। मनोहर जी ने अपनी पोती को आवाज़ लगाई और उसे शरबत बनाने के लिए कहा। मनोहर जी की पोती चिंकी ने शरबत बनाकर उन्हें पिलाया तो अब उनके पेट में राहत मिली। उन्होंने जैसे ही शरबत पीकर गिलास रखना चाहा तो बुढ़ापे के कारण उनके कांपते हाथों से वह गिलास नीचे गिर गया। जैसे ही बहू ने गिलास गिरने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ती हुई किचन में आ पहुंची और मनोहर जी पर अपने कठोर शब्दों की बारिश करने लगी। मनोहर जी को यह शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, पर वह अपना गुस्सा दबाते हुए चुपचाप अपने कमरे में वापस चले गए। अब मनोहर जी की तबीयत ठीक हो चुकी थी तो उन्हें भूख लगने लगी थी। लगभग 3-4 बजे का समय हो गया था, लेकिन अभी तक बहू ने उन्हें खाना नहीं दिया। अब उनके सब्र की सीमा टूट गई। वह स्वयं ही किचन में जाकर अपने लिए खाना लेकर आ रहे थे। तभी बहू ने उन्हें देख लिया और उनके हाथ से प्लेट छीनते हुए कहा कि आपने सुबह से न जाने कितनी बार उल्टियाँ की हैं और फिर आप खाने पर टूट पड़े। पहले जाकर सुबह से जो गंदगी फैलाई है उसे साफ कीजिए, फिर ही खाना मिलेगा। भूख प्यास से तड़पते हुए मनोहर जी अब बहू के मुंह की ओर देखते ही रह गए और सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ। शाम को जब उनका बेटा हरीश घर आया तो अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मनोहर जी ने अपने बेटे हरीश को अपना हाल बताया तो हरीश कहने लगा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं डॉक्टर को भेज देता। मनोहर जी कुछ बोलते तभी उनकी बहू वहां आ गई और उसे देखकर मनोहर जी ने कहा कि बेटा मैं ये कह रहा था कि मेरी दवाइयाँ पूरी हो गई हैं। कल जब तुम ऑफिस से आओ तो आते समय मेरी दवाइयाँ लेते आना। हरीश कहता है, पिताजी दवाइयाँ तो मैंने 2 दिन पहले ही लाकर रख दी है। हरीश अपनी पत्नी राधिका को आवाज़ लगाते हुए कहा है कि तुमने पिताजी को अभी तक दवाइयाँ क्यों नहीं दी? राधिका दौड़ कर आती है और कहती है, जी वो मैं काम में भूल गई थी, पिताजी ने तो मुझसे कहा ही नहीं, अभी लाती हूँ। दूसरे दिन जब हरीश सुबह उठता है तो वह देखता है कि पिताजी किचन में बर्तन धो रहे हैं। उन्हें बर्तन धोता देखकर हरीश उनसे पूछता है कि आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? तो मनोहर जी कहते हैं कि मैं बस अपना मन बहलाने के लिए थोड़ा काम कर रहा हूँ। यह सुनकर हरीश चुप हो गया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। जब हरीश ऑफिस चला गया तो बहू राधिका बरसते हुए बोलती है, अच्छा, दवाइयाँ ना मिलने पर आप अपने बेटे से मेरी शिकायत लगा रहे थे और आज तो आप उनके सामने ही बर्तन धोने लगे। क्या थोड़ी देर रुक नहीं जा रहा था? आप उन्हें बताना चाहते हैं कि मैं आपसे घर के काम करवाती हूँ। आप ऐसी भूल दोबारा ना करो, इसके लिए आपको आज भी खाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर मनोहर जी की तो मानो जान सी ही निकल गई। वह बहू के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि बहू, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे खाना दे दो, भूख के कारण मेरी जान निकल जाएगी। राधिका ने थोड़ी दया दिखाते हुए मनोहर जी को रात की रोटी और चाय दे दी और कहने लगी, आज तो मैंने तुम्हें चाय और रोटी दे दी है, लेकिन आगे से ऐसी गलती की तो भूखा ही रहना पड़ेगा। और वह अपनी किटी पार्टी में चली जाती है। मनोहर जी अपनी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर की ओर देखते हुए कहते हैं
कि देख रही हो भगवान, आज मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ऐसा खाना तो कोई अपने पशुओं को भी नहीं देता है जो मुझे मिल रहा है। मनोहर जी 2 दिन के भूखे थे तो वह रात की रोटियां खाकर अपना पेट भरते हैं और दुख के कारण उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन मनोहर जी ने अपने बेटे हरीश को कहा, बेटा, मेरा यह चश्मा टूट गया है, तुम आज जब ऑफिस से आओ तो इसे सही करवा लाना। यह सुनकर हरीश अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि आज तुम पिताजी को लेकर जाना और चश्मा नया बनवा कर लाना। राधिका ने हामी भरते हुए गर्दन हिलाई, लेकिन जैसे ही हरीश ऑफिस के लिए चला गया वह पिताजी पर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। कहने लगी, आपका तो रोजाना का काम हो गया है, नए नए खर्चे लेकर बैठ जाते हो, पैसे क्या पेड़ पर लगाते हैं। मनोहर जी डरते हुए बोलने लगे, बहू, मुझे चश्मे से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कह दिया था। बहू राधिका कहती है, आपको इस उम्र में चश्मे की क्या जरूरत है, वैसे भी आप कोई काम तो करते नहीं, दिन भर घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, अगर 2 टाइम की रोटी चाहिए तो चुपचाप इस घर में सही तरीके से रहना होगा। मैं तो आपसे परेशान हो गई हूँ, रोज रोज ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्ध आश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। मनोहर जी की पोती चिंकी रोज रोज अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुन रहती थीं, तो वह जाकर कहती है, माँ, आप दादाजी को रोज क्यों डांटते हो। चिंकी की यह बात सुनकर राधिका ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और कहने लगी, तुम्हें ये बातें किसने सिखाई, खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास भी आई तो। राधिका के इस व्यवहार और कटु वचनों के कारण अब मनोहर जी की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। वे चाहते तो अपने बेटे हरीश को सब कुछ बता देते, लेकिन यह सोचकर रुक जाते कि उनका भला पूरा परिवार टूट जाएगा। वह दिन भर इसी विचार में खोए रहते कि यह सब किसे बताऊं, किसे कहूं और क्या करूं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब हरीश के ऑफिस, चिंकी के स्कूल और बहू के किट्टी पार्टी में जाने के बाद मनोहर जी बिना किसी को बताएं घर से निकल गए। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और कानों में बहू की कही एक एक बात गूंज रही थी। जैसे ही बहू घर आती है तो देखती है कि पिताजी घर पर नहीं है। वह घर के सारे कमरे छान मारती है, सब जगह ढूंढ लेती है, लेकिन पिताजी कहीं नहीं मिले। आ जाने दो उन्हें, उनकी खैर नहीं, अपनी मनमानी करने लगे हैं, उन्हें तो सबक सीखना ही होगा। देखते ही देखते शाम हो गई और चिंकी भी घर आ गई। अब हरीश के घर आने का समय हो गया था, लेकिन अभी तक मनोहर जी घर नहीं आए। अब राधिका डर से कटने लगी, क्योंकि हरीश जैसे ही ऑफिस से आता था तो वह सबसे पहले पिताजी से मिलने के लिए उनके कमरे में जाता था। हरीश के सवालों का क्या जवाब दूंगी, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी, यह सब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। यह सब सोच सोच कर अब राधिका के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर पिताजी की जिम्मेदारी हरीश ने उसे ही दी थी। हरीश राधिका पर पूरा विश्वास करता था और राधिका भी हरीश के सामने पिताजी का ख्याल रखने का पूरा नाटक करती थी, लेकिन उसे राधिका की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब हरीश ऑफिस से वापस आया तो पिताजी के कमरे में गया, लेकिन पिताजी वहां नहीं मिले। तो राधिका से उनके बारे में पूछा। राधिका डर के मारे कांपती हुई बोली, पता नहीं, आज पिताजी सुबह से ही कहीं चले गए हैं। चले गए थे? क्या मतलब? तुम घर पर नहीं थी? नहीं, वो मैं किटी पार्टी में गई हुई थी। हरीश गुस्से से आग बबूला होने लगा और कहने लगा, अगर मेरे पिताजी नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहते ही हरीश पिताजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। हरीश ने बाबूजी का को आसपास में ढूंढा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि पिताजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने राधिका की सारी पोल खोल दी कि कैसे राधिका पिताजी से काम करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती थी। ये सुनकर हरीश पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया। उसे वह पल याद आने लगे जब पिताजी उन्हें कुछ कहना चाहते थे पर बहू के आते ही चुप हो जाया करते थे। हरीश को लगा शायद राधिका के डर के कारण पिताजी कुछ बोल नहीं पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था। जो मैंने राधिका पर आंख बंद करके भरोसा किया और अपने पिताजी की भावनाओं को समझ न सका।
हरीश बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि पिताजी अपने गांव में जाने के लिए कह रहे थे। शायद वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। हरीश दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर भी उसे पिताजी कहीं नजर नहीं आते। वह थक हार कर प्लेटफार्म पर ही बैठ जाता है और सामने ही देखा पिताजी प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उन्हें रोता देखकर हरीश को अपने दिल पर 100 घाव बराबर दर्द महसूस हुआ। हरीश भागकर अपने पिताजी के पास पहुंचता है। पिताजी को देखकर उनके गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। बेटे को देखकर मनोहर जी भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और अपने दिल का गुब्बारा बेटे के आगे फोड़ देते हैं। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि राधिका ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आपने चुपचाप सहन किया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। राधिका ने आपको जो घाव दिए हैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। हरीश अपने पिताजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो मनोहर जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। हरीश किसी तरह पिताजी को मनाकर घर वापस लेकर आया। घर आता है राधिका को देखकर हरीश का खून खौल गया। हरीश ने राधिका के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। हरीश का गुस्सा देखकर राधिका के होश उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वह आज राधिका को नहीं छोड़ने वाला था। मैं तुझ पर विश्वास किया था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं सोचता था कि मेरे पिताजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना हराम कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का नाटक करती थी। इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हरीश ने राधिका को अपने मायके जाने के लिए कहा और कहने लगा कि मैं तलाक के कागज़ तुम्हारे घर भिजवा दूंगा और हाँ, हमारी बेटी चिंकी मेरे साथ ही रहेगी। मनोहर जी बेटे, हरीश का गुस्सा शांत करते हुए बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो, तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी, मेरा क्या है? मैं कहीं भी रह लूँगा। नहीं पिताजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हैं और अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह राधिका है। उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। राधिका ज़ोर ज़ोर से रोते हुए पिताजी के पैर पड़ने लगी और माफ़ी मांगने लगी। पिताजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। मनोहर जी बोले, बहू हरीश मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता हूँ। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद राधिका के व्यवहार में ज़मीन आसमान, रात दिन का फ़र्क आ गया। वह रोज़ सुबह उठते ही उन्हें चाय पिलाती और उनका आशीर्वाद लेती। अब वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ था जब वह सुकून की सांस लेने लगी और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को हरीश जैसा बेटा दे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।